सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो बात करें, अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये मोस्टली हर पेपर में आता ही आता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि भारत में भूमि सुधार की क्या आवश्यकता है, सरकार की भूमि सुधार नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। या ये शॉर्ट में आपको जोतों की सीमाबंदी की आलोचनात्मक विवेचना के उसमें आ सकता है, या जोतों की चकबंदी के रूप में आ सकता है, या भूमि सुधारों के उद्देश्य पूछ सकता है आपसे, उसकी धीमी प्रगति का कारण क्या है। यह पूछ सकता है कि भारत में छोटी तथा विखंडित जोतों की समस्याओं का विवेचना करते हुए इस दिशा में भूमि सुधारों की प्रगति की समीक्षा कीजिए। तो आगे की तरफ इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके आंसर को आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी वीडियो लिंक मिल सकता है, आप इसको वहां से भी देख सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पर। तो भूमि सुधार से आशय शोषण पर आधारित भूभट्टा प्रणाली में सुधार से है। भू सुधार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ऐसे राष्ट्रीय उत्पादन नीति को स्थापित करना है कि जिससे भूमि के काश्तकार कि शोषण की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाए, और यह उसी समय संभव है जब भूमि के काश्तकार में ही भूमि का स्वामित्व निहित हो। तो देखते हैं भारत में भू सुधार की आवश्यकता क्या है। कि 1947 में भारत में लगभग 20 मिलियन किराएदार काश्तकार थे जिनका भूस्वामी के प्रति निम्नलिखित रूप में शोषण हो रहा था। तो भू सुधारों या भूस्वामियों के द्वारा, जमींदारों द्वारा किराएदारी से जो उत्पादन होता था उससे 60 से 80% जो भाग था वो किराए के रूप में वसूल किया जा रहा था। किराएदार काश्तकार प्राय जमींदार की इच्छा पर ही निर्भर थे, क्योंकि जमींदार बिना किसी मुआवजे के किराएदारों को भूमि से बेदखल कर देते थे। और किराएदार काश्तकार के बच्चे और महिलाओं का सामाजिक और नैतिक दोनों तरीके से जमींदारों द्वारा शोषण होता रहता था। तो उपरोक्त परिस्थितियों में किराए की भूमि पर काश्तकार करने वाले परिवारों के उत्पादन और उत्पादकों को बढ़ाने के लिए प्रेरणा का बिल्कुल अभाव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में किराएदार काश्तकार का कृषि क्षेत्र में कोई भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और दूसरी ओर बात करें कि नए नए यंत्रीकरण को भी उपयोग लाने में वो तैयार नहीं थे। इसलिए कृषि विकास के लिए भू सुधारों अत्यंत आवश्यक रूप से शर्त में स्वीकार किया गया कि सबसे पहले इसी की ओर ध्यान दिया जाए। इसीलिए ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसके अंतर्गत काश्तकार के शोषण की संभावना ना हो। तो भू सुधार की अगर नीतियों की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कृषि राज्य का विषय है। कृषि संबंधी सुधारों के लिए नीतियों को कार्य रूप देने का कार्य राज्य सरकारों का है। भारत में राज्य सरकारों ने सुधारों के लिए निम्नलिखित नीतियों को लागू किया है, जिसमें पहला आता है जमींदारी उन्मूलन नीति। सबसे पहले इसको मद्रास में कानून जारी किया गया था। इसके बाद सभी राज्यों ने 1952 तक कानून के द्वारा जमींदार प्रणाली को समाप्त करने के लिए कानून बना लिए थे। विभिन्न राज्यों में जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाए गए थे उनमें ये शर्तें रखी गई थी कि जमींदार तथा अन्य मध्यस्थों के स्वामित्व के अधिकारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। जमींदारों को उनके स्वामित्व अधिकार के बदले मुआवजा दिया जाता था, और मुआवजे का भुगतान करने के लिए जमींदार उन्मूलन फंड बनाया गया था। मुआवजे का अधिकार तथा इसकी दरें अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी, और मुआवजे का निर्धारण जमींदार की शुद्ध लागत आय या सरकार को दिए जाने वाले भू राजस्व के आधार पर किया गया। मध्यस्थों के उन्मूलन फलस्वरूप लगभग 2 करोड़ किसानों का सीधे सीधे सरकार से संबंध स्थापित हो गया, जिससे इन किसानों को निर्धारित दरों तथा भुगतान की शर्तों का अनुसार भू राजस्व को सीधे भुगतान सरकार को देना पड़ता है। मध्यस्थ के स्वामित्व में जो बेकार पड़ी हुई भूमि थी, जो जंगल थे, उस पर राजस्व का स्वामित्व हो गया, और लगभग 57 लाख हेक्टेयर भूमि को किसान में बांटना संभव हो पाया। अगली नीति में आता है जोतों पर सीमाबंदी नीति, या इसको हम उच्चतम सीमाबंदी नीति भी बोलते हैं, या इसको हम हदबंदी भी कह सकते हैं। कि जोतों पर सीमाबंदी नीति का प्रस्ताव योजना आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष जो थे डी और गॉडगिल ने किया था। जोतों की सीमाबंदी से आशय जोतों के उस अधिकतम अधिकार से है जिसे एक किसान या एक गृहस्थ अपने अधिकार में रख सकते हैं।
इस सीमा से अधिक भूमि एक व्यक्ति के पास होती है तो वह सरकारी कब्जे में आ जाती है। आगे देखते हैं कि जोतों पर सीमाबंदी के क्या उद्देश्य हैं। तो सामाजिक न्याय जोतों पर सीमाबंदी के फलस्वरूप सीमा से ज़्यादा भूमि का फालतू भूमि के रूप में सरकार अधिग्रहण करके भूमिहीन किसानों को बांट देती है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है तथा भूमिहीन किसान का अधिक कल्याण संभव हो पाता है। दूसरा आता है कि जमींदारों की पुनः स्थापन पर रोक, जिसमें जोतों पर सीमाबंदी के फलस्वरूप कोई भी ग्रामीण परिवार निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि का निर्धारक नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में धनी वर्ग नई भूमि गरीब किसानों से खरीदकर जमींदार प्रणाली को स्थापित नहीं कर पाता। और तीसरा पॉइंट आता है कि अनुकूलतम आर्थिक जोतों की स्थापना। जोतों के बहुत छोटे और बहुत बड़े दोनों ही आकार आर्थिक रूप से अनुकूल नहीं हैं। जोतों की सीमाबंदी नीति के द्वारा कृषि भूमि पर सीमा निर्धारण का स्तर अनुकूलतम और आर्थिक जोतों के आधार पर किया जा सकता है। अगर हम बात करें सीमाबंदी निधि के लक्षण की, तो 1972 में जोतों पर जमाबंदी की नई नीति रूपरेखा मुख्यमंत्रियों की बैठक में तैयार की गई, जिसके निम्नलिखित लक्षण हैं। सिंचाई वाली भूमि जो वर्ष में 2 फसलें उगाई जा सकती हैं, उस पर 10 से 18 एकड़ के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। सिंचाई वाली भूमि जो वर्ष में केवल एक ही फसल उगाने के योग्य है, उस पर 27 एकड़ निर्धारित की गई। घटिया या बंजर भूमि पर 54 एकड़ तक की भूमि निर्धारित की जाएगी और सीमा का निर्धारण प्रति परिवार किया जाएगा। परिवार से आशय है कि माता पिता के अलावा 3 नाबालिग बच्चों से है। परिवार में आकार में वृद्धि की स्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भूमि की मात्रा निर्धारित सीमा के दुगने से ज़्यादा नहीं होगी। निम्नलिखित भूमि पर सीमाबंदी के नियम जो है वो कार्यशील नहीं होंगे, जिनमें आता है चीनी उद्योग, क्योंकि ये 100 एकड़ तक गन्ने का खेत इसमें होता है। फलों को उगाने वाली भूमि, चाय तथा कॉफ़ी व रबड़ के अंतर्गत आने वाली भूमि, दाल, चीनी, इलायची तथा लौंग उगाने वाली भूमि। तो भूमि की उच्चतम सीमा जो है उसके पुनः वितरण के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि अधिक नहीं है। अब तक केवल 30 लाख हेक्टेयर भूमि को ही अधिकृत घोषित किया गया है, जबकि 60 लाख हेक्टेयर की उम्मीद थी। इसमें से भी केवल 27 लाख हेक्टेयर भूमि ही सरकार को प्राप्त हो सकी है, जबकि भूमि किसी न किसी कारण से मुकदमे का विषय बनी हुई है। सरकार द्वारा प्राप्त भूमि को 35 लाख भूमिहीन किसानों परिवारों में बांटा गया है, जो कि सामाजिक न्याय की ओर एक सराहनीय कदम है। आगे बात करें सीमाबंदी को लागू करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उसमें भूमि का अधूरा लेखा, क्योंकि जोतों की सीमाबंदी नीति में भूमि बंदी का कारण यह रहा है कि भूमि के जो लेखे हैं वो अधूरे हैं, क्योंकि पहले जो होते थे इतने कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे अवेलेबल, जिससे रख रखाव उनका अधूरा रह जाता था। तो ये जो नया कार्यक्रम है 1988 से आरंभ कर दिया गया है। आगे आता है मुकदमेबाजी, कि सीमाबंदी को कार्य रूप में दूसरी समस्या मुकदमेबाजी है। भूमि के धारक सीमाबंदी नीति को लागू करने में जानबूझकर रुकावटें पैदा करते हैं। इसका उद्देश्य यह कि वह सीमाबंदी विवाद को अदालतों में ले जाते हैं, जिसके कारण भूमि पर सीमाबंदी की नीति लागू नहीं हो पाती। अगला, राजनीतिक इच्छा का अभाव। भूतपूर्व जमींदारों का राज्य सरकारों पर एक बड़ा दबदबा बना हुआ है, जिस कारण राज्य सरकारों का भी सीमाबंदी की नीति शीघ्र लागू करने के लिए तैयार नहीं रहती। अगले आता है कि छोटे किसानों की निष्क्रियता। भूमि सुधारों से जिन गरीब किसानों और खेती करने वाले मजदूरों को लाभ प्राप्त होता है, वह असंगठित और निष्क्रिय है और रूढ़िवादी, भाग्यवादी और अप्रशिक्षित बने हुए हैं। भूमि सुधारों को लागू करने के लिए छोटे किसानों की तरफ से दबाव पड़ना चाहिए, लेकिन वह अभी तक संभव नहीं हो पाया। और इसमें आता है आखिरी का, प्रशासनिक क्षमता का अभाव। सीमाबंदी की धीमी गति का कारण यह भी रहा है कि इसे लागू करने में अधिकारों ने सीमाबंदी के मामलों को सुरक्षा से कार्य रूप नहीं दिया, क्योंकि प्रशासन में उच्च पदों पर जो आसीन अधिकारी हैं उनके पास खुद से बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध है और उन बड़े भूस्वामियों के पास मिलीभगत है, जिसके कारण प्रशासन भूमि सुधारों की शीघ्रता से लागू नहीं कर पाए हैं।
आगे अगर हम देखें तो काश्तकारी व्यवस्था में कैसे सुधार लाए जा सकते हैं, तो इसमें सीमित रूप से किराएदारी काश्तकार व्यवस्था भू सुधार प्रणाली का एक भिन्न अंग है, क्योंकि काश्तकार को कानूनी संरक्षण देने का परिणाम यह हुआ है कि मध्यस्थों ने बड़े पैमाने पर उनकी भूमि से बेदखली आरंभ कर दी है। अतः काश्तकारी सुधार में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। पहला आता है इसमें लगान का नियमन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय काश्तकारों द्वारा भूस्वामियों को जो लगान दिया जाता था वह कुल उपज का 50 से 70% भाग होता था। इसके अलावा काश्तकारों को जमींदार की निःशुल्क सेवाएं भी करनी पड़ती थी, जिसे बेगार कहा जाता था। लगान को उचित सीमाओं के अंतर्गत सीमित रखने के लिए विभिन्न राज्यों में कानून लगाए गए। अधिकार लगान की सीमा भूमि उपज से 1/4 तथा 1/5 भाग के बीच निर्धारित की गई। प्राकृतिक विपत्तियों के समय जब सरकार द्वारा भूस्वामियों को भू राजस्व कर माफ़ करा है, तो काश्तकारों का भी लगान माफ़ होना जरूरी है। आगे बात करते हैं कि काश्तकारों की सुरक्षा। तो आर्थर यंग के अनुसार एक व्यक्ति को कठोर चट्टानों का सुरक्षित अगर स्वामित्व दे दिया जाए तो वह उसे हरे भरे बाग में बदल देगा, और यदि उसे बाग को 9 वर्ष के पट्टे पर दे दिया जाए तो वह उसे मरुभूमि में बदल देगा। योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि भूमिहीन काश्तकारों को उनके द्वारा खेती की गई भूमि का स्थायी स्वामित्व प्रदान किया जाए। विभिन्न राज्य में काश्तकारों सुरक्षा कानून संबंधित उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित हैं। कानून की व्यवस्था के परे भूमि से बेदखली नहीं होनी चाहिए। जमींदार व्यक्तिगत उपभोग के लिए भूमि पर स्वामित्व बनाया जा सकता है, और यदि भूस्वामी स्वयं भूमि पर खेती का कार्य शुरू कर देता है तो भी काश्तकार को भूमि की एक न्यूनतम मात्रा दी जाएगी। अगला आता है इसमें स्वामित्व का अधिकार। वह भूमि जिस पर स्वामी निजी खेती द्वारा खेती नहीं करते, उन पर निर्भर काश्तकारों को राज्य सरकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध लाने के लिए निम्नलिखित 3 उपाय किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है कि काश्तकार को भूमि का स्वामित्व घोषित कर दिया जाए यदि वे मालिकों को उचित किस्तों का मुआवजा प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें राज्य को भूमि स्वामियों को मुआवजा देकर भूमि का स्वामित्व काश्तकारों को हस्तांतरित करना। और तीसरा पॉइंट है इसमें राज्य द्वारा भूस्वामियों के अधिकारों को प्राप्त करके काश्तकार को राज्य के प्रत्यक्ष संबंध में लाना। तो काश्तकारी कानून अन्य कानूनों की तरह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा है। भारत के पिछड़े आर्थिक और सामाजिक ढांचे में जहां गांव में भूस्वामियों का अभी तक प्रभुत्व बना हुआ है, उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी कानून को लागू करना बिल्कुल कठिन हो गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि काश्तकारी कानून अपने उपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। और भारत में चकबंदी कानून क्या है, भारत में चकबंदी क्या होती है, उसकी प्रगति क्या है, तो इसमें देखते हैं कि चकबंदी जो है वो जोतों की चकबंदी से हमारा अभिप्राय एक किसान की बिखरी हुई भूमि के टुकड़ों को एक बड़े खेत में परिवर्तित करने से है। चकबंदी को 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है कि समस्त उपलब्ध भूमि को एक स्थान पर इकट्ठा करना, और दूसरा आता है कि किसान में भूमि को बड़े बड़े खंडों में बांटना। जोतों की चकबंदी ऐच्छिक या अनिवार्य रूप से की जा सकती है। ऐच्छिक चकबंदी में गांव की भूमि का स्वामित्व स्वयं चकबंदी कार्यक्रम चलाते हैं, आपस में भूमि का वितरण कर लेते हैं। अनिवार्य चकबंदी में राज्य कानून बनाकर चकबंदी को लागू किया जाता है, और इस कानून के अंतर्गत भूमि के मालिकों पर यह दबाव बनाया जाता है कि वे चकबंदी को अपनाएं। भारत में चकबंदी कानून की प्रगति के बारे में बात करें तो विभिन्न देशों में जो अपनी भूमि व्यवस्था में सुधार करके कृषि ढांचे का विकास करना चाहते हैं, वहां जोतों की चकबंदी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। यूरोप तथा एशिया के कई देशों में चकबंदी कानूनों पर काफ़ी विकसित हुआ है। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चकबंदी तथा समन्वित विकास कार्यों को काफ़ी महत्व दिया गया है। देश के 22 राज्यों में से ऐसे 15 राज्य हैं जिसमें चकबंदी जो है संबंधी कानून बना दिया गया है। अलग अलग राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया या प्रगति अलग अलग रही है। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 613 लाख हेक्टेयर भूमि पर अनिवार्य तथा स्वैच्छिक चकबंदी का कार्य किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यह कार्य बहुत सफल रहा। उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम 99 लाख हेक्टेयर
महाराष्ट्र में 33 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर और कर्नाटक में 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर पूरा किया गया। तो समस्त भारत में 630 लाख हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी का काम पूरा हो गया है। पंजाब तथा हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां चकबंदी का कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर में यह प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहा है। असम और उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। यदि विभिन्न राज्यों में इसे लागू करने के लिए वैधानिक व्यवस्था विद्यमान है। 8वीं योजना के आरंभ में 55 मिलियन हेक्टेयर भूमि को चकबंदी से किया जा चुका है, जो कुल जोतो गई आग की भूमि का 33% भाग है। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से। बाकी की वीडियो के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।